नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी रोजी रोटी की। जी हां, रोजगार की, आरक्षण की, जाति की, जो एक कड़वी हकीकत है हमारे समाज की, और जातिगत जनगणना की। और इसकी गूंज देश का जो जनसंख्या के लिहाज से और राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश में, इसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है। अभी 20 दिन पहले की बात है, 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की जो भर्ती 4.5 साल पहले हुई थी, मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था कि नई मेरिट लिस्ट निकालिए। आपने दलितों और पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनके साथ नाइंसाफी की है, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं गया। जितनी उन्हें सीटें मिलनी चाहिए थी 79,000 में से 69,000 में से, माफ कीजिएगा, 19,000 पद ऐसे थे जो मिलने तो चाहिए थे दलितों को और पिछड़े वर्ग को, लेकिन वो मिल गए सामान्य वर्ग को। ऐसे आरोप लग रहे थे और इसकी तस्दीक करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का फरमान, आदेश सुना दिया। तो आज तमाम अभ्यर्थी जो थे, अरे कब दिया था इम्तिहान? 2018 में विज्ञापन निकले थे, 19 में इम्तिहान हुए, 20 में मेरिट लिस्ट आई, और अभी तक आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला हाल हो रखा है। जिनकी नौकरी लग गई वो भी गई, अब गेहूं के साथ, या घुन के साथ मैं कहूं, गेहूं भी पिस गया। जिसने गलत किया उसको तो नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने ईमानदारी से इम्तिहान पास किया, मेहनत की और तब नौकरी मिली, उसकी भी गई। और जिसे मिलनी चाहिए थी उसे अभी तक नहीं मिली। वो फॉर्मूला, वो पॉलिसी अभी निकाल नहीं पा रही है। यहां यह बताना जरूरी है, 3 महीने का वक्त दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन अगर सरकार फास्ट ट्रैक करना चाहे किसी चीज को तो वो किया जा सकता है। प्राथमिकता क्या है सरकार की, यहां सवाल यह हो जाता है। और नाराजगी, गुस्सा, परेशानी, व्यथा, पीड़ा इन युवाओं की, वो आज लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर फूटती दिखाई दी। और पुलिस वही अपने चिर परिचित अंदाज में डंडे और लाठियां बांधती दिखाई दी। योगी न्याय दो, केशव चाचा न्याय दो, इंसाफ दो, ये नारे बुलंद किए गए, गुहार लगाई जा रही थी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि जल्द कीजिए, कोई हल निकालिए। और यही बात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी कही जा रही थी। अब केशव प्रसाद मौर्य ने तो कहा कि नाइंसाफी हो रही थी दलितों और पिछड़े वर्ग के साथ, उनकी सरकार ने ही किया। 16 दूनी 8 का पहाड़ा, यह बात मैं 2 बार अपने कार्यक्रम में पहले भी दोहरा चुका हूं कि जी अफसर बता रहे थे, सिखा रहे थे। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड यह बयान दिया है कि मैं 4 बार मुलाकात की सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और उन्होंने भी माना कि गड़बड़ी हुई है, अफसरों ने गड़बड़ी कर दी, तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया, व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की गई। और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अब इंसाफ मिला। इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे ही क्यों खटखटाने पड़े, सरकार ने क्यों नहीं किया। तो यह गले की हड्डी तो बना हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, और बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर भी रोजगार और उससे जुड़ा हुआ आरक्षण का मुद्दा लगातार केंद्र बिंदु में आता जा रहा है, सेंटर स्टेज पर आता जा रहा है। और इससे जुड़ा हुआ है एक और मसला, वो है जातिगत जनगणना।
भाई किसको कितना मिल रहा है, ये सवाल भी तो इससे जुड़ जाता है। जब सहायक भर्ती है, जो सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यह कहा जाता है कि ओबीसी, जिनके लिए उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण है, राज्यों में अलग अलग होता है, जैसे वहां पर अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण है, तो ओबीसी में 27% की जगह आरोप ये लगे 3.86% आरक्षण मिला पिछड़े वर्ग को, और 18,598 सीट जो ओबीसी को मिलनी चाहिए थी, उनमें से 2,637 सीटें ही मिली। सरकार कह रही है नहीं, इससे बड़ा आंकड़ा है, तो भाई सार्वजनिक कर दीजिए। यही सारी परेशानी छिपी हुई है, और ऐसा ही हाल एससी के लिए भी होता दिखाई दिया। 21% आरक्षण है, मिला 16.25%। तो इसमें जातिगत जनगणना भी जुड़ जाता है। अब जातिगत जनगणना को लेकर सरकार ने साफ कर दिया, 2018 में आखिरी बयान था तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह का, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि हां जातिगत जनगणना कराएंगे 2021 में। तब तक किसी को ये अंदाजा नहीं था, और कोई भविष्यवक्ता हो भी नहीं सकता कि 2021 में तो कोरोना का काल चल रहा होगा, वो आफत आपातकाल, और जनगणना नहीं हो पाएगी। लेकिन उन्होंने तब कहा था, पर 2020 में नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बोले कि नहीं, इससे तो सामाजिक विद्वेष बढ़ जाएगा, और तब से यह मुद्दा भी लगातार गूंजता दिखाई दे रहा है, और राहुल गांधी ने पकड़ रखा है इस मुद्दे को, जिसकी जितनी आबादी उतना हक, और हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे। नीतीश कुमार ने तो कराई भी, जब वो इंडिया के रचयिता थे, विपक्षी खेमे में थे। अब वो बैसाखी बन गए हैं बीजेपी की, लेकिन वहां भी 65% जो आरक्षण दिया गया जातिगत जनगणना के बाद, उसे खारिज कर दिया है, रोक दिया है पटना हाई कोर्ट ने। आखिरी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो मामला वहां अटका हुआ है। और इसमें सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना कराना ही नहीं चाहती, पिछड़ों के खिलाफ है। ये एक नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चला कि भाई 400 पार का नारा, इसलिए लग रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। ऐसे में सरसंघचालक मोहन भागवत का एक अहम बयान आया है। वही मोहन भागवत जिन्होंने 2015 में बिहार में कहा था, बिहार चुनाव से पहले, कि आरक्षण की समीक्षा की भी जरूरत है, और जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, नुकसान हुआ राजनीतिक बीजेपी को बिहार में। अब उसके बाद कि भाई ये सामाजिक न्याय के नाम पर अगर आरक्षण 2 सदियां और जारी रखना चाहे तो वो रख लीजिए, ये भी कहते सुनाई दिए सरसंघचालक। लेकिन कल जो उनका बयान आया है वो अहम है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में जाति एक संवेदनशील मुद्दा है, कई बार जाति की संख्या की जरूरत पड़ती है, सरकार जातीय जनगणना करा सकती है, लेकिन अब इसके अंदर एक कैवियट डाल दिया है कि जातिगत जनगणना का इस्तेमाल कल्याण के लिए हो, राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना हो। अच्छा, बीजेपी कर सकती है राजनीति के तौर पर, विपक्ष ना करे, तो मतलब जातिगत जनगणना की पैरवी कर रहे हैं मोहन भागवत, या दरअसल कि भाई इसको राजनीतिक हथियार और औजार बना लिया है। तो एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं क्या? और जो एक्लीज हील, जो कमजोर कड़ी नब्ज थी बीजेपी की, आरएसएस की, ये आरक्षण का मामला, उसे साधने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी याद दिला रही है कि अमित शाह ने तो नवंबर 2023 में कहा था, 3 नवंबर को, बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना के विचार के खिलाफ नहीं रही है, लेकिन वो इस मुद्दे पर वोटों की राजनीति नहीं करती है। अरे खिलाफ नहीं हो तो कर दीजिए, अभी तो सामान्य जनगणना भी शुरू नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जातिगत जनगणना का अधिकार केंद्र का है,
बाकी राज्य सरकारें तो सिर्फ सर्वे करा सकती हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 अप्रैल इसी साल उन्होंने कहा, हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस लोगों को बांटने के लिए एक काम करना चाहती है। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, मतलब जातिगत जनगणना से लोग बट जाएंगे क्या? क्या बीजेपी ये मानती है? और इसी के इर्द गिर्द राजनीति का ये पहिया लगातार घूमता दिखाई दे रहा है। अभी कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव का भी बयान आया है, आरक्षण के साथ इतना खिलवाड़ किसी भी सरकार ने नहीं किया जितना भाजपा सरकार ने किया है। युवाओं की नौकरी छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। यह सरकार जानबूझकर ऐसा काम कर रही है। सरकार के लोगों ने षड्यंत्र के माध्यम से ऐसा किया है। लाठीचार्ज भी हुआ है। तो दरअसल आधी हकीकत आधा फसाना, अपने चश्मे से आरक्षण का तराना गा रहे हैं क्या नेतागण, और आम आदमी किस पर भरोसा करे? और क्या सही मायने में पिछड़ों को, दलितों को उनका हक मिल पाएगा, या राजनीति बदस्तूर जारी रहेगी? इसी पर है आज का सीधा सवाल। और सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर भी, आरक्षण पर आर पार, यूपी के टीचर क्यों बेरोजगार, और जातिगत जनगणना का आधार संघ करेगा बेड़ा पार। अब खैवनहार संघ बन गया है कि बीजेपी मुश्किल में फंस गई है, ये निकल नहीं पा रही है इस चक्रव्यूह से, आरक्षण के चक्रव्यूह से। हालांकि विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने एक चक्रव्यूह बना रखा और उसे वो तोड़ेंगे, शिव जी की बारात उसे तोड़ देगी। चर्चा में मेरे साथ अश्वनी शाही हैं बीजेपी की तरफ से, एनडीए के अहम घटक एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर, बल्कि अश्वनी शाही नहीं, महेश वर्मा है आज बीजेपी की तरफ से, मैं माफी चाहूंगा इस बारे में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, अनिल यादव कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और 2 वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सत्यहिंदी.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो भी चलाते हैं, और मनोज राजन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि हो सकता है कि मनोज इस बात पर एतराज करें और कहें कि नहीं, अब मुझे और आशुतोष को एक ही पलड़े में या एक ही पैमाने पर, एक ही कसौटी पर मत कसिए, बराबरी का ऐसा आलम या दर्जा ना ही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन महेश वर्मा, जातिगत जनगणना सरकार करा सकती है, लेकिन राजनीति ना की जाए, राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल ना हो। मतलब आप इस्तेमाल करें तो ठीक है, विपक्ष कोई बात करे तो वो राजनीति कर रहा है, यही बहुत निकलता है। नहीं संदीप भाई, नहीं संदीप भाई, बिल्कुल नहीं। देखिए, राजनीतिक प्रपंच इस देश में जिस प्रकार से होता रहा है और जिस प्रकार से इसके समर्थन में ऐसी विकृत सोच आती रही है और जिस तरह का समर्थन इसका किया गया, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मनमोहन सिंह सरकार में याद करिए, जाति जनगणना हुई, देश का 4500 करोड़ रुपया जो है उसके ऊपर खर्च हुआ। आखिर क्या हुआ? आपके पास सिर्फ होगी दिखावा, ना, वो जनगणना की रिपोर्ट होगी, कर दीजिए जारी। भुलावा नहीं, हमारे बिल्कुल है। वो जातिगत जनगणना तो नहीं थी, वैसे मैं फैक्चुअल पोजीशन बता दूं, वो आर्थिक और सामाजिक सर्वे था। मैं कह रहा हूं कि हाँ। नैतिकता का भी नहीं, नैतिकता का भी कोई तकाजा होता है ना इस देश में। अच्छा, आप किस चीज पे रोना रो रहे हैं? सरकार जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग संविधान में संशोधन करके मोदी सरकार बनाए, आरक्षण के ऊपर रिपोर्ट कर दी इतना बवाल सार्वजनिक। आप काटते हैं। अरे भाई, इतनी आयोग सारी तो चीजों बना को दिया। आप एक कहते हैं। मिनट जी बिल्कुल रोहिणी आयोग बना, 13 एक्सटेंशन दी। पिछले साल राष्ट्रपति को उन्होंने बाकायदा अपनी रिपोर्ट भी जारी सौंप दी। उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? कब तक एक ही चीज, एक ही ढोल बजाते रहोगे? हमने आयोग बनाया, आयोग ने 13 एक्सटेंशन के बाद जो रिपोर्ट जारी की या रिपोर्ट सबमिट की, उसको कर दीजिए ना सार्वजनिक। कौन रोक रहा है साहब? मैं कब कह रहा हूं कि उसको नहीं करना चाहिए, और उसको किसने रोका है?
किसने ये आपसे रोका है किसने बताइए कह ना। दिया कि उसको राष्ट्रपति कोई को सौंप उस दी, तरह कौन से रोक बैठा हुआ रहा है? मतलब सरकार के पास वो रिपोर्ट है, जारी क्यों नहीं करती? अरे साहब, मैं स्वाभाविक है कि उसका एक प्रोसेस है, एक वो प्रक्रिया है। क्या और उस प्रक्रिया होती प्रक्रिया है? को अगर एक नहीं साल अपनाया क्या, गया एक हो, साल अगर किस उसमें बात में लग कहीं जाता दिखावा है? और क्योंकि चलावा, उसके जो भी थोड़े है। बहुत अंश जो निकले, नहीं, 983, नहीं है। सुनिए महेश भाई, और आप आप- जानते आप- हैं, आप- आप मैं आधी आपको अधूरी फिर कह रहा हूं, जानकारी पेश मत संदीप भाई, कीजिए। संदीप भाई, आप मैं- जानते मैं हैं, एक मुकराना मिनट की सिर्फ कोशिश मुझे नहीं कर- स्क्रीन पर रखिए पीसीआर। 983 जातियां ऐसी हैं जिनको ना एक दाखिला ना एक नौकरी मिली। पीसीआर सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर। 983 ऐसी जातियां हैं जिन्हें ना एक दाखिला मिला और ना ही एक नौकरी मिली। 960 के करीब ऐसी जातियां हैं जिन्हें 2.86% दाखिले और नौकरियां मिली। तो इससे जातिगत जनगणना कितनी जरूरी हो जाती है, यह बात और ज्यादा हाईलाइट, अंडरलाइन होती दिखती है महेश वर्मा। इसीलिए सार्वजनिक नहीं कर रहे ना। और ये 10 साल नहीं, और इसमें एक चीज और आपको ऐड ऑन करना चाहिए। अच्छा। और ये सवाल जो है बड़ा प्रासंगिक है कि ये सिर्फ 10 साल में हुआ। जितनी बातें आप कह रहे हैं, ये सिर्फ 10 साल का किस्सा आप बता रहे हैं, या 10 साल का डाटा ये पेश कर रहे हैं, या 10 साल में ये 900 जातियों के बारे में आप सूचना दे रहे हैं अपने रोहिणी दर्शकों को। आयोग, लेकिन सवाल ये नहीं है, सारी सवाल ये जानकारी है, सार्वजनिक कर दीजिए, पता लग जाएगा ये आप 10 रोहिणी साल का है, आयोग, 50 साल का है, 60 साल का है। संदीप क्यों भाई, नहीं कर रहे जारी? संदीप भाई आपका सवाल क्या था? अरे नहीं, पूछ रहा आपका हूं, जारी सवाल क्यों क्या नहीं था? कर- आप सार्वजनिक उठा क्यों के नहीं कर रोहिणी रहे? आयोग सवाल पे नहीं ले गए। समझे अभी तक। 5 नहीं, मिनट हो आप- गई, धारा प्रवाह नहीं, बोल रहे आप हैं, सवाल आरक्षण- सुनते नहीं है। आप जाति देखो, आप जाति जनगणना पे बात कर रहे थे। हाँ। आप जाति जनगणना की प्रासंगिकता पे बात कर हाँ। रहे थे। आप जाति जनगणना को लेकर जो बात कह रहे थे और जिस तरह से संघ ने अपना व्यू प्रकट किया, जो उनके विचार आए, उसमें स्पष्टता है ना कि जाति जनगणना इसलिए मत कराओ, देश का पैसा पानी में इसलिए मत बहाओ कि वो लेके और उसको जो है बंडल में बना के और उसको कहीं रख दो। सिर्फ दोनों लोगों चीज कह को रहे हैं ना सर बताने और संचालक, मेरी ये जताने के लिए, कंफ्यूजन जैसे दूर आप कीजिए देखिए ना। कांग्रेस के सरकार करा भी सकती है, लेकिन राजनीति मत करिए। कहना बताइए क्या ना। चाह रहे हैं भाई, ये तो बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं आप? यही कि आप कराइए, इसको आप करिए और इसका ऐसा मूल्यांकन करिए कि जिससे लोगों को लाभ हो। तो ये इसी के दिखावा लिए मत अब करिए। बात न्याय वहीं पत्र देखो, घूम कांग्रेस फिर का के बात जिसमें वहीं हम आती है 50% महेश आरक्षण भाई, लिए, कि 50% जातिगत जनगणना कराना अगर आप चाह रहे हैं तो मंशा साफ करिए, जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए। अरे साहब, मैं कह रहा हूं कि कौन उस चीज के लिए मना कर रहा है, कि उसको कौन हम लेके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर बहुत कोई ऐसी बढ़िया। चीज आप मुझे बता दीजिए कि एक सरकारी प्रक्रिया को आप चुनौती दे रहे हैं कि नहीं साहब, 1 साल के अंदर, जहां पे आप अखिलेश यादव का भी नाम लिए, जिस प्रकार से उन्होंने आरक्षण का उन्होंने ध्वस्त किया, और यही चंद्रचूड़ जी जो जब वो चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने जो वहाँ के पीसीएस एग्जाम में जिस तरह से आरक्षण में अनिल यादव ने धांधली मचाई, रामवीर यादव ने शिक्षा के लिए, अनीता यादव ने एक और जो शिक्षा मंडल था उसकी अध्यक्ष थी, और किस प्रकार से वहाँ आरक्षण के ऊपर प्रहार किया गया। और 2011 से ओबीसी को जहां 27% आरक्षण दिया जाता है, आरोप ये लगे 3.86% आरक्षण मिला। सहायक शिक्षक भर्ती में 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती किए गए, 18,598 सीटों में से उन्हें 2,637 मिली। ये किसने किया? ये कांग्रेस ने किया या आपकी सरकार ने किया? बिल्कुल। लेकिन ये मैं तो आपको कह रहा हूं कि प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा, ये उस तरह से नहीं था जो आज सीबीआई उस का तरह जो से है नहीं था। केस चल रहा है। किस तरह से था? ये पीसीएस का भर्ती घोटाला, ये उस तरह से कोई घोटाला और भ्रष्टाचार के भेंट नहीं अच्छा, चढ़ा। यहाँ पर ओबीसी का हक नहीं मारा गया, पिछड़े वर्ग का हक नहीं मारा गया, इसीलिए नई मेरिट जारी करने के लिए कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने। नहीं, आप गलत गलत बता रहा हूँ। अच्छा, सही बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये नहीं, आप देखिए, इसमें आपका कहना उचित है। और जिस प्रकार से जैसे ही 13 अगस्त को ये फैसला आया, 19 अगस्त को वहां के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से तो ये कहा कड़ियां कि हम जुड़ती जो है नहीं है किसी क्या प्रकार- अरुण राजभर? ये कड़ियां क्या जुड़ती नहीं है? एक तरफ जातिगत जनगणना की बात हो रही है, सरसंघचालक अब कह रहे हैं करा सकती है सरकार, लेकिन राजनीति ना करिए। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? और
राजनीति की जी विपक्ष करता है तो पिछड़े वर्ग का हक कौन मान रहा है? ये 18,598 सीट में से 2,637 सीट ही मिली पिछड़े वर्ग को। यही आरोप थे, इसी की बिना पर अभी इसकी पूरी सत्यता, सरकार कुछ और दावे भी दे रही है, पर इन्हीं आरोपों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट का ऐलान करने का आदेश दिया है ना। गलत तो जानकारी नहीं दे रहा मैं। जब कोर्ट ने इस पे निर्णय दिया कि नहीं, आप नई मेरिट लिस्ट बना करके नौजवानों को, युवाओं को न्याय दीजिए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको अमल में लाने के लिए शिक्षा विभाग के सभी अफसरों को इकट्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट इस पे अपना वक्तव्य भी दिया कि नहीं, हम जो भी कमियां रही हैं अधिकारियों द्वारा, जो भी गलतियां की गई हैं, उसको सुधार करके हम उन युवाओं को जो उसमें शामिल है, पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने अभ्यर्थी हैं सबके साथ न्याय करेंगे। और यही बात भारतीय समाज, वो सड़क पर उतरने को क्यों आमादा हो रहे हैं और उन पर फिर से लाठियां बांधी जा रही हैं? ये ठीक चलाई जा रही हैं लाठियां? नहीं है। जब या इस बात को कह रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब कि वो अधिकारी जिनको माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, जिनको उन्होंने आदेशित किया है कि इस काम की पूरी समीक्षा करके हमको रिपोर्ट दीजिए, हम इसको करेंगे, इसका मतलब वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी अगर मुख्यमंत्री की बात का अवहेलना कर रहे हैं, तो इतनी कमजोर सरकार है, कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी टहला रहे हैं सरकार को, आप ये कह रहे हैं अधिकारी टहला रहे हैं। आप पिछली बार कार्यक्रम में थे तो ये आरोप लग रहे थे कि 16 दूनी 8 का पहाड़ा पढ़ा दिया मुख्यमंत्री को। आपके पिता ओम प्रकाश राजभर जी ने भी ये बात कही कि मैं 4-4 बार मिला, मुख्यमंत्री कह रहे हैं अधिकारी गलत जानकारी दे गए जी हमें। इतने नादान, इतनी मासूम है सरकार। अरुण, प्रकाश राजभर जी ने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया, जब धरना प्रदर्शन नौजवान कर रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री से बात हुआ, दोनों डिप्टी सीएम से बात हुआ कि आखिर इस पे निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है। तो साफ स्पष्ट है कि हम लोगों ने पूरी ड्राफ्ट जो उनकी आई है हाई कोर्ट से, उसको पूरी परीक्षण करके हम लोग जल्द ही इस पे फैसला करने जा रहे हैं, सबको नियुक्ति देने जा रहे हैं। अब इस पे जब नियुक्ति पत्र भरोसे की कमी है ना अरुण। देखिए सरकार इकबाल पर चलती है। मैंने इसीलिए अपने शुरुआती संबोधन में ये बात बताई दर्शकों को। मैं कोई बात नहीं छिपाता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 महीने का वक्त दिया है, अभी 20 दिन हुए हैं, 13 अगस्त को ये फैसला आया था। पर सरकारें इकबाल से चलती है ना अरुण भाई, आप मुझसे ज्यादा ये बात अप्रिशिएट करेंगे, जानते हैं। इकबाल मतलब भरोसा। भरोसा क्यों टूट रहा है? छात्र क्यों सड़कों पर आ रहे हैं फिर से, और फिर से लाठियां खानी पड़ रही हैं? 4.5 साल लाठी खा ही रहे थे, तब भी बहुत से लोग बीजेपी के ये कह रहे थे अरे ये गलत बात पर मुद्दा बना रहे हैं, ये खामखा का आंदोलन चला रहे हैं। ये अभ्यर्थी सही साबित हुए ना। 78 साल की आजादी हम लोग मनाए, 78 साल में अगर समस्या दूर हो गई होती तो ये जो अधिकारी घाघ बन के बैठे हुए हैं, जो पढ़ाते हैं पाठ, वो आज ये नहीं पढ़ा पाते या सबको न्याय की बात करते हैं। इन लोगों ने जो कागजी कार्रवाई जो करते हैं, उन कागजी कार्रवाइयों में जिस तरीके से समयबद्ध तरीके से करना चाहिए, यह लोग नहीं कर रहे हैं। हम इस बात की चिंता है कि इनको समय से इस काम को करना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी ऐलान कर दिया कि नहीं, हम सभी नौजवानों को आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हाल हो गया। जिसकी नौकरी, जिसने ईमानदारी से परीक्षा दी, बाकायदा जिसे मिलनी चाहिए थी उसकी भी गई, और जिसे मिली नहीं, जिसे मिलनी चाहिए थी वो भी अटका हुआ है। कमाल का न्याय हो रहा है। वंचित नहीं किया जाए। यह प्रोसेस है कि अगर एक अभ्यर्थी को न्याय देंगे तो दूसरे अभ्यर्थी छटेंगे, तो ऐसा उसमें योजना बनाया जाए, ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए कि किसी को उसमें से बाहर ना होना पड़े। तो उस प्रारूप के लिए जातिगत जनगणना तो बहुत जरूरी हो जाती है ना। अब मुझे मोहन भागवत का वो बयान समझाइए कि नहीं करा सकती है पर राजनीति भी ना करें। रहे हैं जाति जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा है, ये समाज के हित का मुद्दा है। भारतीय समाज पार्टी तो सीधा इस बारे में जवाब क्यों नहीं देती? बीजेपी जवाब क्यों नहीं? जो मैं महेश वर्मा से पूछ रहा था अरुण जी, रोहिणी आयोग की सिफारिशों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसा कौन सा उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा हुआ है? 1 साल हो गया और बता नहीं रहे। यही बात तो पूछना चाहिए, आप कराने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप किसी प्रवक्ता से पूछिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, पूछिए कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अगर भारतीय समाज पार्टी लागू कराने की बात कर रही है तो आप उस पर खामोश क्यों हैं? आप एक मुद्दा दे रहे हैं कि जाति जनगणना, आपको तो 60 साल मौका मिला, आपने भी 2011 की जनगणना कराने की बात किया, लेकिन लागू अच्छा, नहीं होने गलती दिया। विपक्ष आपने की है, मंडला- सरकार को जारी नहीं करनी चाहिए, सरकार सार्वजनिक ना करे, अरे विपक्ष इस पे आवाज नहीं उठा रहा। कमाल का लॉजिक दे रहे हैं अरुण भाई। रोहिणी कमीशन पर यह विरोध कर रहा है। जब सदन में इस बात का प्रस्ताव आया कि रोहिणी कमीशन को लागू किया जाए, पूछे कांग्रेस के लोगों ने। आप जातिगत जनगणना पर तो चिल्ला रहे हैं, अरे असल बात तो रोहिणी आयोग की सिफारिशों का पता तो लगे। पोल पट्टी तो वो खोल रही है, पर उसकी पूरी जानकारी है नहीं किसी के पास। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है जब हम किसी भी परेशानी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमने पूरी बात सुनी, से अभी राजभर जी बोल रहे थे, उनसे पहले भी वर्मा जी बोल रहे थे। आप मुझे बताइए कि जब भी पिछड़ों की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? मैं तो अरुण राजभर जी की बात ही नहीं समझ पा रहा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, जब आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। आप बताइए संदीप जी, कभी आपने सुना है कि सरकार इन्हीं की है और अधिकारी भी इन्हीं के हैं, लेकिन इनकी सुनी नहीं जा रही? तो या तो, और दूसरा इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को गलत समझा दे रहे हैं, तो या तो इन्हें मुख्यमंत्री जी की समझ पर शक है, ये गाए बगाए मुख्यमंत्री जी को थोड़ा नासमझ कह रहे हैं, तो इस पे स्थिति स्पष्ट करें। दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई विपक्ष गलत है। तो ये किस तरह की बात हो रही है? और जहां तक इस बढ़ती की बात हो रही है, आप बताइए, क्या हाईकोर्ट ने नहीं कहा कि भाई जो आरक्षण नियम अधिनियम था वो आपने नहीं फॉलो किया, और जो बेसिक शिक्षा नियमावली थी वो भी आपने फॉलो नहीं की? आपकी चोरी तो हाईकोर्ट ने पकड़ी कि किस तरीके से 18,000 भर्तियां आप पिछड़े और दलितों की खा गए। और आज क्या समस्या है? देखिए, समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो गिद्ध है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी की भी बोटी नोच सकता है, और आज पिछड़े और दलितों के साथ ये कर रहे हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि यही 4 साल से यही छात्र हैं, यही अभ्यर्थी हैं जो लाठियां खा रहे थे, कभी सीएम आवास पर, कभी डिप्टी सीएम आवास पर, तो कभी बीजेपी के कार्यालय पे। तीन चीजें मुझे 10 सेकंड कह लेने दीजिए, फिर आपको पूरी समस्या समझ आ जाएगी। लेकिन तब तक किसी के कान पर किसी के कान पर जू नहीं बरेंगी। लेकिन जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई आपने गलत किया है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी आए कि नहीं नहीं, हम तो हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि अपनी राजनीति चमकानी थी, ये बताना था कि मैं पिछड़ों का बहुत बड़ा नेता हूं, और योगी जी पे प्रेशर बनाना था। लेकिन जब आदेश आ गया तो क्यों आज घर में बैठे हैं? आज वो अभ्यर्थी गए थे ना मिलने, क्यों निकल के बात नहीं की गई? आपको मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं। आज ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। ये जो छात्र है इसको लिटा के पीटा गया है, और ये एक बार पहली बार नहीं है, ये अनेकों बार इन पिछड़े और दलितों के साथ किया हुआ है। राजभर जी चाहते हैं कि इनकी कुर्सी बची रहे। इन्हीं के पिताजी ने इस आंदोलन को कहा था, तो राजनीति से प्रेरित है, और पता नहीं कैसे शब्द इन अभ्यर्थियों के लिए कहे थे। लेकिन अब क्या कहें? 3 बातें यहां पर। काका कालेलकर आयोग आया, उसकी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया। 50 के दशक की बात कर रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं। 70 साल पहले की बात कर रहा हूं। मंडल आयोग 10 साल तक वो फाइल धूल फांकती रही, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस आपने कराया कि नहीं नहीं, इसमें बहुत ज्यादा जो खाई है वो बढ़ जाएगी समाज के अंदर, आपने दबा दी। आज आपके आंसू निकल रहे हैं, मैं इन्हें घड़ियाली आंसू क्यों ना मानूं? नहीं, मैं आपको तीनों बातों पे जवाब दूंगा। अगर हम आरक्षण के विरोध में होते तो ये शुरू में ही लागू नहीं होता। काका कालेलकर तो हमारी सरकार में बना ना, अगर हम विरोध में होते तो क्यों कमीशन बनता? और मैं तो कह रहा हूं, ये बार बार काका कालेलकर कहते हैं, काका कालेलकर की रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों के लिए 40 से 50% आरक्षण होना चाहिए, जो कि 27% है। ये बार बार काका कालेलकर कह रहे हैं, बताइए मानेंगे? देंगे पिछड़ों को 40%? जातिगत जनगणना तो इसी चीज में अड़ी हुई है ना। पता लग गया कि अगर जैसे पिछड़ी जाति बिहार में 63% निकली, ठीक है, आखिरी तो मंडल आयोग 52% कहता है। अगर ये 60-70 का आंकड़ा निकल गया तो सारे समीकरण बदल जाएंगे। बिल्कुल सही बात। आप उसी को लेकर राजनीति कर रहे हैं क्या? अब बात यह है, इसीलिए तो आप हामी बड़ी आसानी से कर रहे हैं। संदीप जी, क्या पिछड़ों के अधिकार की बात करना राजनीति है? और अगर ये राजनीति है तो हम उनको अधिकार दिला के रहेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि या तो प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना करेंगे, नहीं तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा और वो करेगा, लेकिन जातीय जनगणना अब होके रहेगी। तो वो तो वही बात। एक सेकेंड, घनश्याम तिवारी, मैं 10 सेकंड का एक और उदाहरण चाहता हूं। देखिए, क्या है कि एक तो होता है नीति में गलती, एक होता है नियत में गलती। नीति में गलती तो हाईकोर्ट ने साबित कर दी। मैं नियत की बात करता हूं। ये आरटीआई के द्वारा निकाली हुई जानकारी है। 2024 में भर्तियां निकली हैं खंड शिक्षा अधिकारी की, यूपी का विभाग है। भर्तियां हैं 309 टोटल पद। ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से होनी चाहिए 27%। आपने ओबीसी को यहां पर जो आपने भर्तियां जारी की है वो सिर्फ 10% की है, तो 17% तो आप हमारा पहले ही खा गए।
नौकरियों का कंपटीशन होने से पहले ही आप हमारी 17% तो खा गए हैं। तो ये होती है नियत की दिक्कत। श्याम तिवारी, अब यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने 45 वो लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला, आपने हाय तौबा मचाई। 2018 से वो कानून था, 63 उससे पहले भर्तियां हो चुकी थी ऐसे लेटरल एंट्री, उसमें कोई आरक्षण नहीं था, तब तो आपको याद नहीं आई। यही तो सवाल है कि आप राजनीति कर रहे हैं क्या? और सरसंघचालक यही तो कह रहे हैं कि करा तो सकती है सरकार, पर राजनीति मत करिए, इसे औजार हथियार मत बनाइए जातिगत जनगणना को। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। शुरुआत करते हैं संघ से। मैं नहीं मानता कि देश में जो नीति बननी चाहिए उसके लिए संघ जो कहेगा वो मार्गदर्शन करेगा। जिस संघ ने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप जिस पे लगा और उस हत्या में के दिन उसने मिठाई बांटी, मैं उसको देश का मानक नहीं मानता। अब रही बात सरकार की, तो जिस सरकार में एक तरफ उनके सहयोगी कहते हैं कि योगी जी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल नासमझ हो गए हैं, नौसिखिए हो गए हैं और उनको अधिकारी बहका दे रहे हैं। कौन कौन कह रहा है? अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिख के कहा जब नजूल भूमि का मामला आया। यही बात ओपी राजभर जी की पार्टी भी कह रही है। अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण घोटाला के विरुद्ध तर्क यही है, घोटाला करने के बाद तर्क यही है कि अब योगी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जो योगी जी को अधिकारी बता रहे हैं वही तो ये बताइए, क्या अधिकारियों ने योगी जी को फरवरी 2022 में कहा था कि आप कहिए कि आपको ठाकुर वर्ग की राजनीति करने का गर्व है और भगवान भी इसी जाति के थे? जो भगवान की जाति बताते हैं, जब एक के बाद एक उनके अन्याय के खिलाफ कोर्ट के फैसले आते हैं तो चुप हो जाते हैं, चाहे वो बुलडोजर का फैसला हो या ये शिक्षक भर्ती का मामला हो जिसे आज के अभ्यर्थी आरक्षण घोटाला कहते हैं। अगर सरकार सतर्क होती संदीप जी, तो बहुत साधारण सी बात है, लगभग 4.5 साल से शिक्षक जो कि बेहद साधारण गरीब परिवार से हैं, कई सारे अपने बच्चों के साथ इन प्रोटेस्ट में आते हैं, तरह तरह से पुलिस की अन्याय, लाठी डंडा सह रहे हैं, जिनको तरह तरह की गालियां भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके सहयोगी दल देते रहते हैं। जब ये मामला स्पष्ट था कि जिस दिन फैसला आएगा उस दिन फैसला क्या हो सकता है, या तो पुरानी लिस्ट को न्यायालय मान्य करेगा या नई लिस्ट के बारे में कहेगा। यही दो फैसले हो सकते हैं। राजनीति की इस चक्की में ये युवा फंस गए हैं क्या घनश्याम तिवारी? आपके अपने तर्क हैं, सरकार के अपने तर्क हैं, फंसे हुए बेचारे ये युवा हैं। हकीकत ये है क्या कड़वी? फंसे नहीं है, तीन बातें हैं। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ठग कर वोट लेना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी से इस बहकावे में उन्होंने वोट लिए, लेकिन वो मूलतः वही मनुवादी सोच की पार्टी है जो नहीं चाहती कि देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं किसी भी रूप में आगे आएं। तो हमेशा उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना, टाल देना, ये कहना कि 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, इसीलिए 10 साल तक हम भी उसी रिपोर्ट पे बैठे रहेंगे, ये कहना कि हम आगे भी उस सेंसस को हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या जो कोर्ट का फैसला आया, आप चाहते तो पहले से लिस्ट तैयार कर सकते थे क्योंकि कोर्ट का फैसला इसी दिशा में आने वाला था, लेकिन ये कहना कि हम 3 महीने तक इंतजार करेंगे, किसी तरीके से उधेड़-बुन करेंगे। दूसरी समस्या भारतीय जनता पार्टी की ये है, इनकी सारी राजनीति कोरी दलील और भावना भड़काने की राजनीति है, समस्याओं को सुलझाने की राजनीति नहीं है। ये नौकरी दे नहीं सकते, इसीलिए एग्जाम कराते नहीं है, एग्जाम होता है तो उसे लीक कर देते हैं। अगर एक युवा एक ही नौकरी के लिए 6-6 बार एग्जाम में बैठेगा और उस प्रयास में लगभग बेरोजगारी के दौर में तबाह हो जाएगा, उसके बाद उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग जाना पड़ेगा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ेंगी, तो उसकी तो उम्र निकल जाएगी। उम्र तो निकल ही रही है। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं, राजनीति, इस पर जो राजनीति हो रही है हल की ओर जा रहे हैं। आशुतोष, अब आपसे सवाल होगा, अभी हाल फिलहाल में ही 23 से 31 अगस्त के बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई, 60,244 पद थे और कुल मिलाकर आवेदन जो अभ्यर्थी थे वो थे 32 लाख, एक पद के लिए 53 उम्मीदवार। और यूपीपीएससी की 2024 की परीक्षा पद 220 और कुल मिलाकर कैंडिडेट्स 5,74,000, पौने 6 लाख, एक पद के लिए 2,612 उम्मीदवार। ऐसे में सरसंघचालक का ये कहना कि जातिगत जनगणना सरकार करा सकती है, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं
सरसंघ चालक बेड़ा पार करने का एक तरीका दिखा रहे हैं जहां बीजेपी आरक्षण में फंसी हुई है, या ये बात और कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, राजनीति और महीन हो रही है? देखिए संदीप, मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि राजनीति तो होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति अगर नहीं होगी तो जो तमाम सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा और जनता की बात उन तक पहुंच नहीं पाएगी और किसी दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रश्न है, देखिए आरएसएस कभी भी नहीं चाहेगा कि हिंदू एकता का उनका प्रोजेक्ट है वो कमजोर हो जाए, और वो कास्ट सेंसस को और आरक्षण को उसी नजरिए से देखता है। उनको लगता है कि कास्ट सेंसस की जो बात है और आरक्षण की जो बात है ये दरअसल हिंदू एकता को खंडित करने का काम करता है। लेकिन बीजेपी की दिक्कत क्या है और आरएसएस की दिक्कत क्या है कि उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा भी लेना है। क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है और उसमें जो 80% आबादी है, हिंदुओं की जो 80% आबादी है, उस आबादी में दलितों और पिछड़ों की बहुतायत है। अगर वो सिर्फ आरक्षण का विरोध करना शुरू कर दें या कास्ट सेंसस का विरोध करेंगे तो 80% आबादी उनसे दूर हो जाएगी, सिर्फ 20% की पॉलिटिक्स वो कर पाएंगे। ये एक लंबे सोच के बाद अब आरएसएस इस नतीजे पर पहुंची है कि वो 80% के बगैर ना तो हिंदू एकता के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और ना ही सरकार में आ सकते तो हैं। क्या जातिगत जनगणना की नींव या आधार डाल रहा है आरएसएस? आप कह सकते हैं, उसको मजबूरी में उठाया गया कदम है। लेकिन आप देखिए 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने कास्ट सेंसस करवाया था, उसका डेटा सरकार के पास उपलब्ध था। पिछले 10 साल से उस डेटा को पब्लिक करने का काम मोदी सरकार ने नहीं किया। 2022 में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे, सदन में खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री ने कहा कि कास्ट सेंसस के डेटा को पब्लिक करने का उनके पास कोई प्रपोजल नहीं है। अब अचानक 2024 के चुनाव के बाद वो ये क्यों कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं? कारण बहुत स्पष्ट है। 2024 के चुनाव में स्पष्ट कर दिया है कि बिना कास्ट सेंसस को एड्रेस किए, तो कास्ट सेंसस का आधार रख रहे हैं या नींव डाल रहे हैं, तो उसके लिए तो वो जो ईंटों की और गारे की और सीमेंट की जरूरत होती है, सरियों की, वो तो राष्ट्रपति के पास पड़ी हुई है ना। जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है ना, सार्वजनिक कर दीजिए ना, क्यों नहीं कर रही सरकार? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जी रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए या ना करिए, जो मनमोहन सिंह की रिपोर्ट पड़ी हुई है उसी को पब्लिक कर दीजिए। आपको अलग से कास्ट सेंसस कराने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए कि उस रिपोर्ट के अंदर कुछ दिक्कत है, जैसा सरकार कई बार कहती रही है, अगर उस दिक्कत है तो पिछले 10 साल में उसको रिजेक्ट करके एक दूसरा कास्ट सेंसस करवा लेती। वो भी तो नहीं करवा रही ना। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं है, वो आरक्षण के पक्ष में भी नहीं है। तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। आधार कहने को रखा जा रहा है कि पेशबंदी मात्र है। क्या ये? बिल्कुल पेशबंदी है। अगर ईमानदारी होती तो 2011 से लेके अब तक 13 साल हो चुके हैं, 10 साल बीजेपी की सरकार थी, कास्ट सेंसस का डेटा पब्लिक कर देते, और अगर उसमें गड़बड़ी थी तो उसकी जगह नया कास्ट सेंसस करवा लेते। दोनों काम नहीं किए हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी इच्छा इसको करने की नहीं है। लेकिन चूंकि आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निपटती हुई दिखाई पड़ रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि अगर अब इस कदम को नहीं उठाया तो इस बार 33 सीट आई है, अगले बार हो सकता है 3 सीट भी ना आए। जो राजनीतिक जूतम पैजार हो रही है मनोज राजन, इस जूतम पैजार में जो युवा तो बेरोजगारी खड़ा है ना, वो तो फंसा खड़ा है। आपको 2 लाइन में एक चीज समझाना चाहूंगा। कल्याण सिंह ने शिक्षकों की कमी के लिए शिक्षा मित्र भर्ती कर लिया। 1,75,000 के आसपास का आंकड़ा था। बाद में उन शिक्षकों को अखिलेश यादव ने परमानेंट करने के बाद योगी गवर्नमेंट के आसपास की बात है कि कोर्ट से वो सारे शिक्षा मित्र फिर वापस चले गए। यानी मान लीजिए 50,000 की सैलरी पा रहे थे, वो 10-12,000 15,000 में फिर काम करने। हाँ, 1,00,000। इसी दौरान ये भर्ती इसी दौरान जी थोड़ा आंकड़ा इधर उधर हो सकता है। हाँ, इसी दौरान ये 69,000 लोगों की भर्तियां आई। अब इस भर्ती में सबसे बड़ा मसला ये आया कि भाई हमको हमारे हिसाब से आरक्षण देना चाहिए, और जो लोग आरक्षित वर्ग के हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में आ गए हैं, उनको एज ए जनरल कैंडिडेट जैसा बाकी परीक्षाओं में होता वैसे ही किया जाए, ताकि हमारे नीचे से और प्रतिभागी जो आए हैं, जो पास हुए हैं, वो आके आरक्षित कोटे में आ जाए।
अब इसमें क्या हुआ, बड़ी बड़ी क्लासिक चीज बता रहा हूं आप, हुआ इसमें ये कि 6800 6800 दलित और पिछड़े जो आरक्षित थे उनकी एक लिस्ट बनाई गई और उनको फाइनल कर दिया गया कि इनको नियुक्ति पत्र दे दिए 6800, यानी हमारा कोटा पूरा हो गया। तभी 5 से 7 दिन बाद 2022 की सूचना जारी हो गई। इस बीच वो नियुक्ति पत्र बट नहीं पाते, दूसरा पक्ष चला जाता है कोर्ट और ये मामला फिर अटक जाता है। अब कोर्ट ने मामला लाके फिर एक बार कह दिया कि सरकार इस पे सोचे और 3 महीने के अंदर डिसीजन दे। अब ये हड़बड़ी क्यों है, ये मैं आपको बता दूं। हड़बड़ी ये है कि सरकार अपने ऑफिसर की रची हुई पूरे ब्लूप्रिंट को जब देख रही है तो समझ नहीं पा रही है कि हम इस कोर्ट के फैसले को और अब आरक्षण तो दूध के जले वाला मसला हो गया है। अभी आपने लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा देख ही लिया है किस स्तर पर रहा है। इसको लेकर सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। आज जो बवाल हुआ है ये आरक्षित वर्ग ने किया है और अभी 18 दिन हुए हैं, कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। लेकिन क्यों? इनको मालूम है कि अब जो सामान्य वर्ग वाला है, जिसकी भर्ती हो चुकी है, जिसको मालूम पड़ चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट मूव करने वाला है। इसलिए सरकार या तो इंतजार कर रही है या जल्दी से इस फैसले को ले नहीं रही है या वो फिर वही सुलझाना नहीं चाहती। ये सारे गले की मसले हड्डी उत्तर बन प्रदेश में गई फंसे है हुए हैं। और संजीवनी गले की हड्डी लेकर बन गई। अब सरसंघ चालक भी आते दिख रहे हैं कि भाई सरकार करा सकती है। टाइम बाइंग हो रही है क्या ये टाइम बाइंग है। मैं आपसे स्पष्ट अंडरलाइन करते हुए कह रहा हूं, ये टाइम बाइंग है, क्योंकि टाइम बाइंग ही हो रही है लगातार। आप ही की सरकार की भर्ती थी, 6800 की अलग से क्यों नियुक्ति? सबकी नियुक्ति होती, आरक्षण का फार्मूला तय कर दिया जाता, लेकिन नहीं। अब जब कोर्ट का ऑर्डर आए, 2 साल हो गए नई सरकार आए हुए, 1.5 साल के आसपास, तब तक फैसला क्यों नहीं लिया गया? अब फिर उस वक्त अधिसूचना चुनाव के वक्त क्यों 6800 रखे गए थे? तो महीन पॉलिटिक्स है। एक बात और कहना चाहूंगा, वो जरूर कहना चाहूंगा कि मायावती के समय में नागराज कमेटी को अपहोल्ड करते हुए प्रमोशन में आरक्षण की एक नीति उत्तर प्रदेश में लागू कि आपको कोटे के हिसाब से प्रमोशन भी दिया जाएगा। अब यहां पे सपा वाले बैठे हैं, मैं आपसे साफ बता रहा हूं कि उस प्रमोशन के आरक्षण को पहले मुलायम सिंह ने रोका, फिर अखिलेश यादव ने रोका। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी जमीन है जहां पे टाइम बाइंग बहुत जरूरी चीज है और ये टाइम बाइंग इस वाले मुद्दे में भी की जा रही। मतलब अरसा हो गया है इन बच्चों को आंदोलन करते करते, कुछ समय बाद तो वो आएगा कि वो नौकरी का नियुक्ति पत्र अपनी ओवर एज हो जाने की वजह से नहीं ले पाए। नहीं, अब इसमें है क्योंकि आप लेखक भी हैं, फिल्में भी आपने लिखी हैं, आपकी किताबें हैं, वो धूम मचा रही हैं। खबर मुझे ये आ रही है अब वो कसारी मसारी पर भी कुछ फिल्म बनने को तैयार है। पर मैं नाटक का इस्तेमाल करूँ एनालॉजी का, उसमें अलग अलग एक्ट्स होती हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। तो ये सहायक शिक्षक भर्ती जो है ये एक एक्ट ही है, पर पूरा नाटक तो उसकी संरचना वो अब जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द ही बुनी जा रही है क्या? जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा ये मसला सुलझने वाला नहीं है। एक तो 10 सीटों पर चुनाव है, उस चुनाव के पहले तमाम कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, एक बात। दूसरी बात, जातिगत जनगणना का वास्तविक तौर पर एक हल निकलने जैसी बात का भी इंतजार किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, चल तो थर्ड एक्ट रहा है, लेकिन अचानक डायरेक्टर को यह सूझा कि इस एक्ट को बाहुबली और कटप्पा वाली हत्या पे रोक देते हैं और नया पार्ट लाते हैं। तो नई एक्ट तो आ गई है, लेकिन ये ऐसे गले की हड्डी बन गया है क्या जातिगत जनगणना का मुद्दा, और ये राजनीति का केंद्र बिंदु भी बनता दिखाई दे रहा है क्या? और इसमें वोट भी जुड़े हैं, युवाओं की नाराजगी भी है, रोजगार का, रोजी रोटी का सवाल भी है।